नमस्कार मित्रों, शिक्षा गुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पहले हम थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हैं, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम 10 मिनट लेट से अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अहमदाबाद से अशरफ जी भी मौजूद हैं। अशरफ जी। दोस्तों सबसे पहले क्षमा प्रार्थी 10 मिनट के लिए और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लिया है, रोड सेफ्टी और यातायात के नियमों का पालन। आज उसकी कमी की वजह से, उसमें लापरवाही की वजह से कई जानें जा रही हैं। आइए आज हम अपने खास मेहमान का परिचय कराने से पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जो कि रोड एक्सीडेंट पर आधारित है। दोस्तों, ये आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो कि दिल दहला सकते हैं, भयावह आंकड़े हैं। और अभी जो 2019 का आंकड़ा है उसमें कुल 4,37,396 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,54,732 लोगों ने अपनी अंतिम सांस, 62 लोग घायल हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक पुलिस के अधिकारी हैं, एक पुलिस पर्सनल हैं और साथ ही साथ अपने बचे हुए समय में वो रोड सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षण देते हैं। कई जगह स्कूलों में जाते हैं। इनका विशिष्ट परिचय देने से पहले हम इनका पहले अभिनंदन करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी पुलिस से भूप सिंह यादव जी, सीधे लखनऊ से। भूप सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। जी थैंक यू। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है भूप सिंह यादव जी हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। दर्शकों, अब भूप सिंह यादव जी से बातचीत की शुरुआत करें। एक संक्षिप्त परिचय हम देना चाहते हैं आपको भूप सिंह यादव जी का। भूप सिंह यादव जी यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और लखनऊ में भी कार्यरत हैं। ये भूप सिंह यादव जी अपने जो इनका जो अवकाश है और उसमें सीएल लेकर ईएल लेकर और अपने जेब से जो पैसा खर्च करके ये पिछले 20 वर्षों से जगह जगह जाकर, बहुत सारे स्कूल में जाकर यातायात सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं। साथ ही साथ रोड सेफ्टी के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में, लगभग 1100 से ज्यादा कॉलेज में इन्होंने ये प्रोग्राम किया है, जिससे कि बहुत सारे लोगों के बीच में जागरूकता फैली है। लगभग 500 से ज्यादा इनको सम्मान, प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं और पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी भी करते हैं और पूरी मुस्तैदी से समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी वो भी निभाते हैं। भूप सिंह जी, आप इस कार्य के लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आप बहुत काबिल तारीफ कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर से शिक्षा तो आपका अभिनंदन करती है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत सराहनीय। थैंक यू। भूप सिंह जी, आप शिक्षा तुरु के मंच पर हैं। शिक्षा तुरु हमारा छोटा सा मंच है जिसमें हम गरीब और असहाय बच्चों की शिक्षा को गोद लेते हैं और साथ ही साथ हमारा ये कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तुरु के साथ हमने लॉकडाउन में इसको शुरुआत इसकी की थी, जिसमें कि समाज के प्रेरक व्यक्तित्व जो समाज को चेंज कर रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग इसमें आमंत्रित करते हैं और उनकी बातों से दर्शकों को प्रेरित करते हैं और खुद भी प्रेरित होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भूप सिंह जी, पहले आपकी जीवन यात्रा को जानते हैं। आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और किस तरह आप इस रुझान की तरफ आए, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सर 89 में ज्वाइन करने के बाद जब ये लगभग 8-10 वर्ष का समय बीता तो पुलिस में ज्यादातर जो पुलिस की मुख्य ड्यूटी है वो अपराधियों को पकड़ना, चोरी को रोकना, लूट को रोकना वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने अपने 8-9 साल के करियर में ये देखा कि जितने लोग लूट, हत्या, डकैती
आतंकवाद या इन घटनाओं में नहीं अपनी जान गंवाते, उससे कई गुना ज्यादा लोग अपनी सड़क दुर्घटनाओं में जीवन गंवा देते हैं। और इसको देखते देखते ड्यूटी के समय काफी बार मुझे पीएम ड्यूटी भी लगा, जो एक्सीडेंट से मरने के बाद इनको मेडिकल के लिए कराया गया। तो मैंने व्यक्तिगत जाके जो अपने जीवन में अनुभव किया, तो उसका यही कारण निकला कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी नहीं है और इसकी अनदेखी करते हैं। उसका ये परिणाम सामने है कि लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपना जीवन गंवाते हैं। तो यही देखते देखते मैंने देखा कि कुछ इस पर करना चाहिए, और चूंकि पुलिस में होने के नाते मैं कोई एनजीओ या और कोई काम नहीं कर सकता, तो मैंने यही चुना कि मैं इसको निःशुल्क देश सेवा के रूप में इसको कर सकता हूँ। इसके लिए कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं है, और ऐसा ही किया। मैंने सबसे पहले अपनी छुट्टी लिखकर और एक अपने अधिकारी से कहा कि मैं इस तरह काम करूंगा। तो उन्होंने कहा बगैर छुट्टी के कीजिए। मैंने नहीं, ये देश सेवा है, इसमें हम अपनी पर्सनल ही टाइम देंगे ताकि कोई उंगली ना उठाए कि ये ड्यूटी से बचने के लिए ऐसा करते हैं। जी। तो यही मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया है देश के नौजवानों को, जो देश की किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं, उनको मैंने यही सोचा कि शायद मेरे इनको गाइड करने से, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देने से शायद ये सुरक्षित रहेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपनी देश की सेवा करेंगे। जी जी। भूप सिंह जी, हमने आपके बारे में पढ़ा कि आप लगभग अभी तक 5 लाख, 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को यातायात प्रशिक्षण और रोड सुरक्षा के बारे में अपना प्रशिक्षण दिया है आपने, और अपनी जानकारी, लोगों को जागरूकता फैलाई है आपने। कैसा लगता है जब पूरे स्कूल के सामने आप अपने बारे में बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं, अपने उद्देश्य के बारे में बताते हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है आपको इस कार्यक्रम के दौरान? जैसे कि कहावत है कि भले अपराधी तो अपराधी, अगर आम आदमी भी पुलिस के बारे में अचानक कोई दस्तक दे दे तो रूह कांपने लगती है। लेकिन जब मैं स्कूल में जाता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं हमेशा ड्रेस में जाएं ताकि लोगों को पता लगे कि पुलिस में लोग देश की सेवा करने के लिए अब भी तैयार हैं, और बहुत लोग करते हैं, केवल देखने की जरूरत है। तो जब मैं जाता हूं तो उन्हें बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब मैं अपनी सेवा शुरू करता हूं और अपने विशेष अभिनय के माध्यम से, अपनी वाक्पटुता के माध्यम से और अपने योग्यता और अनुभव के माध्यम से जब तल्लीन होके बिल्कुल तन मन धन से जब मैं वहां बच्चों को सिखाता हूं, तो वो तुरंत एक बिल्कुल उनकी सोच चेंज हो जाती है, और वो सब हमें अपने दिलों अपने सर माथे रख लेते हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत मिलने का वादा करते हैं और बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, खुश होते हैं। आपको अपने कार्य के दौरान भूप सिंह यादव जी अपने डिपार्टमेंट से कभी किसी तरह का अवरोध का सामना तो नहीं करना पड़ा? जैसा कि हमने पढ़ा कि आपको हमेशा अच्छा ही लगा, लोगों का रिस्पॉन्स ही मिला, प्रोत्साहन ही मिला। रवि, इसकी आवाज कट रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है हम तक? हाँ यादव जी। जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा जी। मैं फिर से अपने सवाल दोहराऊं। रिपीट कर सर। हाँ, मैं ये पूछा कि अपने डिपार्टमेंट से आपको कैसा सहयोग मिला इस काम को करने में? अपने डिपार्टमेंट से कैसा सहयोग मिला? काफी अधिकारी रहे, जिसमें सर्वप्रथम श्री पीयूष आनंद साहब हैं जी, और श्री सलम माथुर साहब हैं, श्री नितिन तिवारी सर हैं, श्री श्रीकांत सर हैं, और सुश्री हैप्पी गुप्तन जी हैं। लगभग मैंने इस काम को करते करते 35-40 आईपीएस ऑफिसरों के साथ उनके अधीनस्थ रह के काम किया। तो मुझे जो सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, सबने मुझे उत्साहवर्धन किया, बहुत प्यार किया। जी जी। तो सभी का मुझे सहयोग मिला और सभी ने मुझे सहयोग किया और मुझे प्रेरित भी किया। वाह यादव जी, आपको एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलती होगी जो अपने विभाग की तरफ से भी सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, और क्यों न हो आप एक देश सेवा का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हमारे पास भूप सिंह यादव जी, आप जो बहुत विशिष्ट तरीके से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को बताते हैं, एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे चलाऊं इस कार्यक्रम में। भूप सिंह यादव जी। जी जी जी। हाँ जी, दर्शकों एक बहुत ही प्रेरक वीडियो है, बहुत ही दिलचस्प तरीके से भूप सिंह यादव जी बच्चों को सिखा रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग। शरीर का मुख्य वजन यहाँ होना चाहिए, अपनी सीट में क्या होना चाहिए? पैर डालकर केवल पैरों का वजन होना चाहिए।
महिलाएं बैठती है तो सीट का वजन पैरदान का और कैसे कर देती है देखो लड्डू के पापा बैठे कैसे बैठती देखो थोड़ा सा सीट का सहारा ऐसे नहीं दूसरी महिला कैसे बैठती है डरती है लेकिन बैठेंगी गलत वो कैसे बैठेंगी पैरदान पे पूरा हाथ रखेंगी लड्डू के पापा के कॉलर में हाथ और खड़ी हुई वो बैठेंगी तो पीछे पंजा और अगली महिला कैसे बैठती है क्या ये हमारे ससुर जी हैं या जेठ हैं तो जेठ और ससुर के साथ ग्रामीण अंचल की महिला बिल्कुल टच नहीं होती क्योंकि ऐसे टच नहीं होती जैसे 440 का करंट लगेगा तो वो कैसे बैठती है लाज पर्दे की वजह से वो कैसे बैठेंगे अगर ससुर है तो पीछे का देंगे वो कैसे बैठती है वो ऐसे बैठती है देख रहा है दर्शकों बहुत ही खास अंदाज है भूप सिंह यादव का प्रशिक्षण देने का। भूप सिंह जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या बेसिक किस चीज पर ध्यान रखना चाहिए, शुरुआत से कैसे आप सिखाते हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को इस कास्ट के माध्यम से बताएं। जी, शुरुआत से मैं सबसे पहले जो पैदल यात्री हैं उनसे शुरुआत करता हूं कि सबसे ज्यादा जो सड़क पर खतरा है वो पैदल यात्रियों को, क्योंकि वो खुद होते हैं, खुद ही गाड़ी है, खुद ही वाहन है और खुद ही ड्राइवर है। क्योंकि जरा सा किसी भी वाहन की उनमें चपेट आने से उनके शरीर को सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो मैं उनसे शुरू करता हूं कि जो भी पैदल है वो हमेशा सड़क के अगर पैदल है तो बाएं किनारे की तरफ चलें और उसके बाद भी अपने कानों को खुला रखें, क्योंकि कभी कभी सामने तो दिखाई देता लेकिन पीछे से कभी कभी कोई तेज निकलता है और हॉर्न मारता है। तो पैदल चलने वाला सोचता है कि हम तो बाएं चले ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ज्यादा हॉर्न मारता है तो उसको पीछे भी देखना चाहिए कि बाई चांस उसका स्टीयरिंग फेल हो गया हो और स्टीयरिंग फेल होने से उसी के ऊपर जा रहा हो, वो सोच रहा है कि हम तो अपने बाएं चल रहे हैं। तो पदयात्री से शुरू करते हैं और पदयात्री को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि वो खुद ही वाहन है, खुद ही ड्राइवर है और कुछ भी झपेट में आने से या चोट लगने से उसको सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो पदयात्रियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर जब भी चलें तो सामने तो देखें, जब भी कोई अधिक धन करता है पीछे से तो वो पीछे भी मुड़ के देख लें कि इसकी दिमागी या स्टीयरिंग की स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं खराब हो गई हो जो मेरे ही ऊपर आ रहा हो। जी। तो पदयात्री से शुरू करके साइकिल चालकों से मेरा निवेदन रहता है कि ज्यादातर साइकिल के पीछे रिफ्लेक्ट नहीं लगाते लोग। रात में जब पीछे से कोई गाड़ी जाती है, सामने से जाती है, तो साइकिल हैवी लाइट की रोशनी में गायब हो जाती है, ड्राइवर को, फोर चालक को दिखाई नहीं देती है, फोर ड्राइविंग को। तो उनको सामने और पीछे एक रिफ्लेक्टर लगवाना चाहिए जिससे कि उसको चमके और दिखाई दे। तो साइकिल चालकों को भी बहुत ज्यादा सड़क पर रात में खतरा रहता है, तो उस चीज को अनुभव नहीं करते हैं। यही छोटी छोटी बातों से बड़ी घटनाएं होती हैं और लोगों का जीवन चला जाता है। तो पदयात्री हुए और मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं या बीच में ब्रेक मारूं? नहीं, आपने पदयात्री के बारे में बताया, साइकिल यात्री के बताया, अथवा मोटरसाइकिल यात्री के बारे में बताया हमारे दर्शकों को। जी, मोटरसाइकिल पे सर अपने भारत में सबसे ज्यादा 16 से 25 के बीच में जो हमारे युवा हैं वो दुपहिया वाहन यूज करते हैं। उन पे अगर 4 व्हीलर हो तब भी वो 4 व्हीलर न ले जाके दुपहिया वाहन ले जाते हैं और युवा होने के नाते जो उसमें होश खो बैठते हैं। सामने ज्यादातर अपने को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। और अभी भी मैंने जो अपने आंखों से देखा, अनुभव किया, इतनी सख्ती होने के बाद भी
दोपहिया वाहन पर लोग हेलमेट नहीं लगाते, और लगाते भी हैं तो उसका कभी बेल्ट नहीं लगाते हैं। वो केवल सामने वाले को या पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उनको केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने हेड को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट का प्रयोग करें। उच्च गुणवत्ता का हेलमेट लगाएं और उसका बेल्ट भी इस तरह लगाएं जैसे अपनी पैंट को रोकने के लिए बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह झटके से इधर उधर गिरने पर हमारा हेलमेट हमारे साथ रहे तो उसका बेल्ट को भी ठीक से सुरक्षित तरीके से बिल्कुल हम गिरे तो हेलमेट हमारे साथ रहे। ये सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण बात है कि हेलमेट हमेशा हमारे साथ रहे। भूप सिंह जी, और मोटरसाइकिल सुरक्षा से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी, हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हमारे सामने कुछ दर्शकों का मैसेज है, मैं चाहता हूं कि उस मैसेज को पढूं और उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। हमारे साथ लखनऊ से ही जुड़ गई हैं स्नेहिल पांडे जी मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर हैं यूपी में। आप संभवतः इनको जानते होंगे, वो आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं, आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। हमारे साथ अमित वर्मा जी जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए अमित वर्मा जी लखनऊ से। गुड इवनिंग भैया बोलते हैं सबको। स्नेहिल पांडे जी वेलकम कर रही हैं। उसके बाद हमारे साथ शीतल सिन्हा जी पटना से जुड़ी हुई हैं, वेलकम सर कह रही हैं, गुड इवनिंग कह रही हैं। लगता है हमारे साथ भूप सिंह यादव जी कुछ देर के लिए इनका नेटवर्क कट गया है, मैं तो दर्शकों के मैसेज पढ़ लूं। हमारे साथ एंस एंजल जी जुड़ी हुई हैं, मुंबई से जुड़ी हुई है, वेलकम सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी नाइस टॉपिक ऑफ डिस्कशन। शालीन आजाद जी जुड़े हुए हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, स्वागत करते हैं हम सबों का। सोनम झा जी मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई हैं, हम सबको नमस्ते कह रही हैं। मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, सबका स्वागत कर रही हैं। हमारे साथ कनेक्शन कट गया है, बहुत जल्द हमारे साथ भूप सिंह यादव जी जुड़ने वाले हैं। हाँ, एक हम लगता है आ गए हमारे साथ हो गया होगा रौनक जी। हाँ जी भूप सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है? जी भूप सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? आ रही? हाँ सर, आ रही। हाँ भूप सिंह जी, मैं कुछ दर्शकों को पढ़ रहा था, हमारे मैं एक बार फिर से एक बार पढ़ लूं। हमारे साथ शीतल सिन्हा जी पटना से जुड़ी हुई हैं, सबका स्वागत कर रही हैं। एंस एंजल जी मुंबई से जुड़ी हुई प्रोग्राम देख रही हैं, वेलकम सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी नाइस टॉपिक ऑफ डिस्कशन। शालीन आजाद जी जुड़े हुए हैं, वो इको कर रहा है। जी आप आगे बढ़े रौनक जी। हाँ भूप सिंह जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आ रही। ठीक है भूप सिंह जी। हमारे साथ सोनम झा जी मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई हैं, आपको नमस्ते कर रही हैं। मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, स्वागत कर रही हैं। जय हिंद। हमारे साथ जय हिंद, थैंक यू। जी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर आप सबों को एक साथ बोल दीजिएगा, ठीक है? हमारे साथ मधेपुरा से रोशन सिप्रिया जी जुड़े हुए हैं, ये स्वागत कर रहे हैं आपका। बबीता कोमल जी नलवारी आसाम से जुड़ी हुई हैं, स्वागत कर रही हैं सबका। आकाश चौधरी जी जुड़े हुए हैं, ग्रेट सैल्यूट टू सर, संभवतः लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सॉरी। राजू बनियार जी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, आपको नमस्कार कर रहे हैं। भूप सिंह जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे दर्शक जी, हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है सर। हाँ भूप सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए जी सभी दर्शकों से मेरा बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमसे आज जुड़े और शिक्षा तरु के मंच पर आकर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और इसी तरह हम अपने काम को बढ़ाते रहेंगे। सभी का मुझे सदाबहार प्यार आपका मिलता रहे। जी हमारे साथ और बहुत सारे दर्शक हैं, हम उसको अगले चरण में लेंगे। एक हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं, भूप सिंह यादव जी सहरसा डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, बिहार का एक जिला है सहरसा, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे लाइव दर्शक हैं। राजू जी एक इंजीनियर हैं और हमारे साथ कार्यक्रम जुड़े। राजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजू जी अनम्यूट कर लें आप अपने माइक को। जी नमस्ते रौनक जी, नमस्ते भूप सिंह जी, नमस्ते अशरफ भाई। नमस्ते राजू जी, वेलकम जी। भूप सिंह जी को सुनकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही नेक काम चुना है। प्रोफेशनल वर्क के अलावा भी इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए जो दायित्व लिया है इन्होंने, ये बहुत ही सैल्यूट के काबिल हैं।
और सर से मेरा कुछ प्रश्न है। पहला तो प्रश्न ये है कि सर, जैसे कि आपने जो वीडियो में दिखाया वो तो बुलेट था, उसके सीट बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आजकल के बाइक जो हैं उसके सीट कुछ, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऊपर या कुछ अलग टाइप के होते हैं। क्या उसका कुछ एक्सीडेंट से लेना देना है या फिर वो परफेक्ट है? सर जो है दोनों ही चीजें हैं कि जी अगर गाड़ी की बनावट है वो कैसी भी है, लेकिन उसको बनावट के हिसाब से अगर हम चलाएंगे तो एक्सीडेंट के जी खतरे हैं। जैसे कि युवा प्रयोग करते हैं ज्यादातर अपने साथ अपने दोस्तों को बिठा के, जैसा कि आपने देखा होगा कि जी दोस्तों को बिठाकर और रेसिंग कार समझ के उसको चलाते हैं। ये गलत है और इसी की वजह से कभी कभी तो ऐसा भी देखा है सर कि उसकी वजह से उनको देखने वालों का एक्सीडेंट हो जाता है। जो लोग वो अनऑथराइज तरीके से बैठते हैं, फिल्म से भी जी आगे निकल के बैठते हैं, तो जो लोग सादा और उच्च विचार वाले हैं वो जब देख के उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है उनके चक्कर में। तो ये जी सड़क पर जो ज्यादा ऊंची कार लेते हैं ये केवल शौकिया होते हैं। ये कार कोई अच्छे यूज के लिए नहीं होती हैं जो देखा जाए रियलिटी में। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार है लोग, तो मैं चाहता हूं गाड़ी यूज करें लेकिन अपने जीवन को भी चुने और अपने परिवार के लिए, देश के लिए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखें, उसको ठीक जी से चलाएं। उसका जो बनाई है कंपनी ने उसको प्रयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं, दिखावा नहीं। जी। दूसरा सवाल सर ये है कि जैसे कि हेलमेट का इस पर इन्फोर्स करते हैं कि ड्राइवर को पहनना चाहिए, खास करके बाइक वाले के लिए, लेकिन उसके जी जो पीछे बैठे हुए पिलियन पैसेंजर मतलब रहते हैं उस पर कोई इन्फोर्स नहीं होता है। जी दुर्घटना तो किसी की भी हो सकती है, उस पर क्यों नहीं सरकार का ध्यान जाता है, या फिर ट्रैफिक के नियम क्या उसके लिए कुछ नहीं है? सर उसके लिए अभी हमारे भारत सरकार के जो जी मोटर व्हीकल एक्ट है सर, उसमें माननीय जो हमारी भारत सरकार है उसने प्रावधान कर दिया है। पहले नहीं था लेकिन अब उनने ये प्रावधान कर दिया कि दोपहिया वाहन पर चालक और जो सवारी पीछे बैठेगी वो भी हेलमेट लगाएगी, और बाकायदा रूल दे दिया है। और इस पे हम लोग काफी प्रयास करते हैं। सभी एसपी लोग हमारे हैं, सभी प्रदेशों में इसको सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि आप पीछे वाले जो बैठे हैं वो भी लगाएंगे, और नहीं मानते हैं पहले जागरूक किया जाए, नहीं मानते हैं तो इनको जो भी आर्थिक दंड है प्यार से, कभी गुब्बारा देके कभी गुलाब देकर इनको सिखाया जाए, बताया जाए, और इसके लिए जी प्रयास जारी है सर। जी, धन्यवाद सर। रौनक जी यदि इजाज़त दें तो एक छोटा-सा और प्रश्न है, और प्लीज ये प्लीज प्लीज। प्रश्न जी, ये प्रश्न मेरा स्पीडिंग से है, और स्पीडिंग जो है जी वो मेजर कॉज़ है कोई भी रोड एक्सीडेंट के लिए। जैसा कि आंकड़े बोलते हैं कि दिल्ली सिटीज़ में दिल्ली का टॉप स्थान है, और तमिलनाडु का स्टेट में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता है, और उसके रीज़न स्पीडिंग है ज़्यादातर। तो उसके लिए हमारे सिस्टम में क्या सब, कैसे आप स्पीडिंग को देखते हैं कि ये बाइक स्पीडिंग है, और कितने हद तक हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है? कहाँ तक उसकी व्यापकता क्या है? मतलब सिर्फ सिटी में है या फिर स्मॉल टाउन में भी उसकी है? जी, बताएँ। ये सर इसकी स्पीड लिमिट हर जगह निर्धारित है, क्षेत्र के हिसाब से, सिटी के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जैसे सरकार ने नियम बनाया है आपके जी, जीवन के लिए। एक अभी हमने देखा था, मैं सिखाया ज्यादा हूँ, ये मानता हूँ कि मैंने अब तक सबसे ज्यादा इस पर समय दिया है अपना। लेकिन जी, आपकी और विभिन्न हमारे जो बड़े भाई हैं बराबर के हैं, वो बहुत अच्छी टिप्स लिखते हैं। इस पे लिखा है एक ने कि हम 20 साल तक, 25 साल तक शादी करने के लिए, अपना जीवन साथी चुनने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन हम सड़क पर या चौराहे पर जब पहुंच जाते हैं तो वहां 1 सेकंड का इंतजार नहीं करते हैं। हमारी सरकार जी, चाहती है और रूलिंग भी है, सर्कुलर भी है, नियम भी है कि हम स्पीड लिमिट ही चलाएं। अब बात आती है कि हम पुलिस, पब्लिक के हिसाब से पुलिस बल बहुत कम रहता है हमेशा। जब तक उसका लोकेशन पूरा होता तब तक पुलिस कई गुना बढ़ जाती है। तो जी, जी, हम हर जगह खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हम हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप पुलिस को देख कर रूल फॉलो न करें, बल्कि इसलिए करें कि हमें वापस घर भी जाना है, देश सेवा भी करनी है और अपने परिवार को खुश भी करना है, उनकी
भरपाई भी करनी है, उनको जीवन को, जो एक व्यक्ति के ऊपर कई लोग आश्रित होते हैं, उनको जीवन भर उनकी भरपाई करने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनका जीवन पालन करने के लिए हम सड़क के नियमों का पालन करें। हम हर जगह खड़े नहीं हो सकते हैं, चौराहे पे हो जाएंगे तो रोड पर साथ साथ नहीं चलेंगे। ये हमारा सबका नैतिक दायित्व है कि हम अपने जीवन को, अपने समाज को बचाने के लिए, क्योंकि आप में पता नहीं कौन सी प्रतिभा अंदर है जो देश की सेवा करेगी, और आप अपनी प्रतिभा को आप लापरवाही से अगर सड़क पर खो देते हैं तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, बहुत बड़ी क्षति होती है। जी, धन्यवाद सर। क्वेश्चन मेरा इससे जुड़ा ये था, ठीक है, पुलिस तो सब जगह हम नहीं ला सकते हैं, तो सिस्टम में जैसे कि अन्य कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में यदि स्पीड क्रॉस हुआ तो ऑटोमेटिक पेनल्टी जो है घर पे पहुंच जाता है। तो ये सारे सिस्टम जो है, जैसे आप देखेंगे कि लंदन में या फिर जो भी शहर हैं यूरोप के, वहां पर लोगों के घर पे पहुंच जाएगा और लोगों को फाइन भरना ही भरना है। और ये इस पर हमारे यहाँ कहाँ तक, मतलब ये ऑटोमेटेड सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से ही हम इस पे काबू पा सकते हैं। हर जगह ज्यादा पुलिस की चौकसी तो संभव है नहीं, तो और आदमी जो है, जब तक कि सिस्टम में रूल नहीं होंगे, वो मुझे नहीं लगता है कि वो अपना दायित्व निभाने के लिए ये सारे, यदि आदमी करेंगे तो फिर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये करते नहीं है। तो हमें, मेरा ये कहना था कि ऑटोमेटेड सिस्टम, मतलब AI सब ला करके इसको मतलब किया जा सकता है। और हमारे सिस्टम, पता नहीं, मुझे अभी तो पता नहीं है कि हमारे शहर में कहाँ तक इसकी सुविधा है, तो इस पर कैसी, मतलब सुविधा हमारे जैसे कि बिहार या यूपी या फिर शहर के शहरों में है? इस पे भी सर हमारी सरकार काम कर रही है, और अभी लखनऊ में भी इसका प्रयोग किया गया है, और ये लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हर चौराहे पर CCTV कैमरे लगे हैं, उससे निगरानी होती है। जो भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, या जेब्रा लाइन और जो स्टॉप लाइन से आगे गाड़ी खड़ी निकाल के कर देते हैं, उनको हमारे कैमरे बाज करके और उनको चालन किया जा रहा है। सर, इस पे प्रयास लगातार जारी है, हम काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसको धीरे धीरे शुरू करेंगे। अभी ट्रायल के तौर पे चल रहा है, और लखनऊ में इसकी शुरुआत हो गई है, और बड़े बड़े शहरों में भी व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद सर। जी, रौनक जी, हमारे कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। भूप सिंह जी, हमारी चर्चा जहां से हमने शुरू किया था कि मोटरसाइकिल से रिलेटेड आप चर्चा कर रहे थे, किन किन सावधानियों को हम लोग ध्यान में रखें, एक हेलमेट के बारे में बताया। आप अपनी बातों को आगे रखें प्लीज, भूप सिंह जी। जी, दोपहिया वाहन पर सर सबसे बहुत सारी पॉइंट हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग सड़क पे ही मरते हैं, तो इसके नियम भी और सावधानियां भी सबसे ज्यादा बरतनी पड़ेंगी, और है भी सर। तो हेलमेट का एक बार पुनः, क्योंकि हेलमेट न लगाने की वजह से ही सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन पर लोगों का जीवन चला जाता है। तो मैं एक बार सभी से निवेदन करता हूं कि उच्च गुणवत्ता का हेलमेट लगाएं। उसका हेलमेट लगाने के बाद उसका बेल्ट जरूर लगाएं, और बेल्ट ये नहीं कि बिल्कुल आप ढीला लगाएंगे, बेल्ट ऐसा लगाएंगे कि जब आप बाई चांस अगर कहीं गिर जाएं तो हेलमेट आपका साथ न छोड़े, वो आपको छोड़ के चीटिंग नहीं कर पाए। अगर आपका बेल्ट नहीं लगा तो वो आपसे चीटिंग करता है, और अपने ग्रामीण भाषा में कहता है, जब गिरते हैं लोग और हेलमेट एकदम जंप मार के निकल के भागता है, तो हेलमेट कहता है हम तो चले, आप झेलो सब। जी। अपनी भाषा में कहता है कि बाबूजी हम तो चले, अब आप ही झेलो। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हेलमेट लगाएं अच्छी क्वालिटी का, उसके साथ साथ उसका बेल्ट भी ऐसा फिट लगाएं कि आप गिरे तो हेलमेट आपके अंतिम समय तक आपके साथ रहे। तो ये थी हेलमेट की बात। सभी से निवेदन है कि हेलमेट लगाएं, और मैं ये कहता हूं कि हमको भी चेक करें। मैं जितना करता हूं मैं खुद भी उतना ही करता हूं, इसलिए लोग पालन करें। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई भाषण देता है और उसका पालन करता है तो इसका अच्छा असर पड़ता है। तो मैं खुद भी इस काम को करता हूं, और यहाँ तक कि अगर मेरा बेटा अगर मुझे लेने कहीं आए, 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं पहुंचा, मुझे कहा कि बेटा मैं
मुझे ले लो जरा, मोटरसाइकिल से वहां से उठा लो। मेरा बेटा बगैर हेलमेट के अगर मुझे लेने गया तो मैं बेटे की मोटरसाइकिल पे नहीं बैठा और 3 किलोमीटर घर तक पैदल आया। मैंने कि नहीं, मैं लोगों के साथ धोखा नहीं कर पाऊंगा, और आप मेरे ही बेटे अगर हेलमेट लेके नहीं आए हो तो मैं आपकी गाड़ी पे नहीं बैठूंगा, ये मुझे पसंद नहीं है, पैदल जाना पसंद है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब मिलकर इस बीड़ा को उठाएंगे, तभी हम अपना जीवन सुरक्षित कर पाएंगे। मोटरसाइकिल पे 2 चीजें और बताऊंगा सर, बहुत चीजें हैं वैसे। जी 2 चीजें और बताऊंगा सर, कि जब ग्रामीण अंचल की महिलाएं मोटरसाइकिल पे बैठती हैं, इस जगह पर ग्रामीण की महिलाएं भी कम नहीं है और सिटी की भी नहीं है। अब 2 तरीके आपके सामने रखता हूं सर, कि ग्रामीण अंचल की महिलाएं साड़ी पहन के जब मोटरसाइकिल पे बैठती हैं तो सीट के मध्य में शरीर का मध्य बैलेंस होना चाहिए शरीर का, तो वो पूरा वजन पैरदान पे रखती हैं और सीट पे हल्का सा पुट्ठा रखती हैं, और तिरछी होके अगर वो बाएं गिर रही है तो अपना शरीर दाहिने झुका देती हैं बैलेंस बनाने की, न कि सीट पर उठ के या खिसक कर सेंटर में बैठती हैं। तो इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं, पैरदान कमजोर होता है, किसी झटके लगने से टूट जाता है और महिलाएं नीचे गिर जाती हैं। दूसरा ये कि कुछ महिलाएं सर साड़ी पहनती हैं तो उनका पल्ला बहुत लंबा लटकता है। जब बहुत लटकता है तो हवा में चल के पहिए में फंसने से आप देखेंगे कम से कम इसका 1% तो इस महिलाओं का पल्ला, साड़ी का पल्ला मोटरसाइकिल के पहिए में फंसने से दुर्घटनाएं होती हैं। तो वो साड़ी का पल्ला हो या सलवार की चुनरी हो, जब भी बैठे उसको ऐसे दबा के बैठे कि वो उड़ के पहिए में ना फंसने पाए। इससे भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। एक पॉइंट और महिलाओं के साथ कि जो नई नवेली दुल्हन होती हैं और उनके घर में एक नया मेहमान जन्म लेता है और छोटा होता है, तो जब भी कहीं जाती है तो वो गोद में लेती हैं उसको, और जब चलती हैं तो खुद बैठ जाती है सासू माँ या उनकी नंद जी, उनकी सिस्टर उनको भाभी को गोद में दे देती हैं और एक हुक बना के वो बच्चे को ले लेती हैं और उसको कहीं उसका पार्ट नहीं पकड़ती है, न तो हाथ पकड़ती हैं न उनका पैर पकड़ती हैं, और पति देव से बातों में लग जाती है और हाथ थक जाता है और वो हाथ से बच्चा सरक जाता है और वो हाथ वैसे ही करे रहती है, जानती है बच्चा सरक गया, और वो घर तक पहुंच जाती है, उन्हें यही पता नहीं रहता कि हमारा बच्चा गोद में है या नहीं है। तो छोटे बच्चे को जब भी महिलाएं मोटरसाइकिल पे बैठती हैं सर, तो वो उसका या तो पैर या हाथ एक अपने हाथ से पकड़ के रखें, जिससे कि वो इधर उधर चीटिंग करें या सरकें या खिसके तो पता लगे कहां जा रहे हो भाई, बगैर बताए तो तुम कहां जा रहे हो। जी जी। तो इस तरह भी काफी बच्चे हमारे गिर जाते हैं और महिलाएं घर तक आ जाती है, पता ही नहीं लगता, और जब बच्चा स्पीड में बड़े नहीं को झेल पाते हैं तो बच्चा का क्या हाल होगा। हमारे एक बच्चा से चला जाता है, ध्यान रखना चाहिए, छोटा बच्चा है उसको बच्चे को भूप सिंह जी, आपकी कभी आवाज कभी ट्रैक्टर सर साइड से क्रॉस होता, साड़ी जी आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी सर। हाँ अभी ठीक आ रही है। अब आ रही सर? जी आप कुछ बता रहे थे। हाँ अभी आ रही है। आ रही है सर, आप बताएं। आपने बताया ट्रैक्टर साड़ी का पल्ला और चुनरी वाली जो, जी आप बताएं भूपचंद जी, भूप सिंह जी। कुछ लगता है कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है रौनक जी। जी मुझे भी लग रहा है। भूप सिंह साहब हमारी आवाज आ रही है आपके पास? सर भूप सिंह जी आपकी आवाज कट के आ रही थी, अभी आवाज हाँ जी बताएं आप। तो ये बात है कि जब भी सड़क पे चलते हैं तो दूसरे को देखे या पीछे करने के लिए स्पीड न बढ़ाएं। स्पीड का जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है वो 40 से 50 की स्पीड दोपहिया वाहन की बहुत ही प्यारी स्पीड होती है। इसको चलाने से वो आता है एक हम अशरफ जी, लगता है नेटवर्क की कुछ परेशानी हो गई है वहां पे। भूप सिंह साहब का नेटवर्क से कनेक्शन कट गया है। दोबारा आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। जी जी धीरे धीरे आ रहे हैं वो। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारी परिचर्चा चल रही है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर
हमें काफ़ी सचेत होने की ज़रूरत है। दिन-रात हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, दोपहिया वाहन तो बहुत ज़्यादा चलाते हैं। जी, बहुत अशरफ बड़ी जी। बात है रौनक जी ये। हुँ। आवाज़ आ रही है आप तक भूप सिंह जी? अभी भी उनकी आवाज़ नेटवर्क में कुछ परेशानी लगती है रौनक जी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये डिस्कशन, सभी के घर में बच्चे, बड़े, कोई भी इंसान, कोई भी मोटर बाइक चलाता है, कोई भी कार चला रहा है या कुछ भी, कोई वाहन अगर चलाता है, बच्चों के बारे में सोचिए। अगर उनको यातायात के बारे में नॉलेज नहीं है, बाएँ चलना है, दाएँ चलना है, तो आपको एक्सीडेंट होने का खतरा कहीं से भी रह सकता है। तो हमने ज़िंदगी लगा जी। करके किसी को बड़ा किया और बढ़ाया, पैदा किया और फिर कहते हैं कि फिर उनके साथ ऐसी छोटी-मोटी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसी घटनाएँ हो जाती है और उसके बाद जो है हम ज़िंदगी भर रोते हैं अपने नौनिहालों को लेकर के। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। भूप सिंह जी प्लीज़ आप कंटिन्यू करें सर। मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं ज़रूर पूछूँगा। हाँ, हाँ, मैं भूप सिंह जी आपको आवाज़ आ रही है हमारी? करो उसमें। भूप भूप सिंह जी तक आवाज आ रही सर? जी, जी। हाँ, जी, आवाज़ आप आ रही है। कंटिन्यू करें सर। आप बता रहे थे कि आपको माताओं को, बहनों को जो है अपनी चुन्नी का ख्याल रखना चाहिए, साड़ी पहनती हैं उनके पल्लू का ख्याल रखना चाहिए, बच्चे का पैर या कुछ हाथ पकड़ करके रखना चाहिए, कहीं बच्चे रास्ते में गिर-गिरा ना जाएँ। इस तरीके की चीज़ों का खास ख्याल रखें जब अपने बच्चों को, या आप अगर सलवार कुर्ती पहनते हो और साड़ी पहनते हो तो। आप अपनी बात जारी रखें, कंटिन्यू रखें। जी, और अगला सर जी, ये है कि जब भी हम सर्विस रोड से जब मेन रोड पर आते हैं, तो कभी-कभी जी, होता है कि हमारे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पेड़-पौधे खड़े होते हैं। तो हमें नहीं जी, दिखाई देता, हम अपना निशाना केवल सामने देखते हैं, सड़क खाली है और मोटरसाइकिल लेके हम सड़क पे पहुंच जाते हैं और पता लगा कि दाहिने वाला सीधा सड़क को सामने देखता है। आप इधर से गए और सीधा उसने नहीं देख पाया, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम सर्विस रोड से जब भी सड़क पर चढ़ें, तो हम स्लो वाहन करें और उस पे पहुंचने से पहले लेफ्ट राइट देखें कि कहीं कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। इस वजह से भी हमारी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं सर। तो हम सर्विस रोड से मेन रोड पर जाते समय लेफ्ट राइट देखकर ही सावधानी पूर्वक अपनी यात्रा हाईवे पर या जो मेन सड़क है उस पर शुरू करें। जी, जी। जी, और कभी भी सर हम सड़क पर बैठकर सड़क पर वाहन चलाते समय हम किसी से बहस न करें। जैसे हम जा रहे हैं और आप अपनी हम जा रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा जल्दी, अगर कोई हमसे जल्दी क्रॉस कर गया स्पीड में, तो हम ये ना कहें कि ये कैसे निकल गए। वो अपनी जी। अपनी जी, वो यात्रा कर रहे हैं, वो उन्हें अपना टाइम है, वो कहाँ जा रहे हैं, हम अपने हिसाब से चलें, हम सुरक्षित चलें, हम दूसरे को देखकर वाहन न चलाएं। आज के एक चीज जो हमने अनुभव किया है कि युवा तो है ही, उसके साथ जिनकी एज ज्यादा है, अगर उनके साथ जो व्यक्तिगत अनुभव है और देखा गया है कि अगर पत्नी है और उनकी 40 से ऊपर भी एज है और कोई अगर छोटा युवा लड़का अगर हॉर्न मार के और उनको क्रॉस कर गया, तो वो अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कि हम इनसे कम नहीं है, ये हमारे सामने बच्चे, अब हम तुम्हें दिखाते हैं। तो अच्छा, ऐसा नहीं अच्छा। करना चाहिए, हम उनसे बहस न करें। हम उनसे बहस करना ये खतरनाक है हमारे लिए। और जब हम बहस करते हैं सर सड़क पे, तो नियमों की अनदेखी 99% हो जाती है। इसकी वजह से भी दुर्घटना के शिकार होते हैं। जी, बहुत सही। भूप सिंह हम जी, सारे नियम जी जी, भूप सिंह जी जी हमारे साथ अशरफ अली जी के पास भी आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक बार उनके पास चलता हूँ अहमदाबाद जी कि जी आप जी आपसे आप उनके मन में जो सवालात हैं आपके पास रखे। ओवर टू अशरफ जी। जी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया है। रौनक जी ऑलरेडी पूछ ही रहे हैं, लेकिन भूप सिंह जी आपने बताया, वो कहते हैं किसी के भी परिवार में कोई भी इंसान हो, चाहे बच्चे हो बड़े हो, सभी सभी के लिए सबका इम्पोर्टेंस एक जैसा ही है। अब ये कोई नहीं कह सकता मेरा बेटा है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है तो हस्बैंड नहीं है। कहने का सेंस ये है कि आप कभी भी अगर गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो गाड़ी 2 पहिए की हो, 4 पहिए की हो, साइकिल इवन चलाते हो आप, तो अगर आपको यातायात के बारे में नॉलेज है, आपको बाएँ चलना है या दाएँ चलना है, आपने बताया आप छोटे रास्ते से निकल रहे हैं तो आप बाएँ-दाएँ देख करके निकलें। रेड लाइट का ख़्याल रखें कि रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है या येलो लाइट है, उसके बारे में अपने बच्चों को बताया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें अपने घर से पैर निकालने, कदम निकालने के बाद हम सड़क पर ही हैं और हमारी ज़िंदगी दूसरों के हाथ में होती है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोई भी चालक, उसे अगर यातायात के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो आकर के, आपने कहा पैदल यात्री को सबसे बड़ी दिक्कत होती है और वो आकर के आपको धक्का मार सकता है, आपकी जीवन खत्म हो सकती है। बाइक चलाने वाले मोटरसाइकिल पे हेलमेट ज़रूर पहने, अच्छी क्वालिटी का पहने। सिर्फ़ दिखावे के लिए या पुलिस के चालान से बचने के लिए आप जो है हेलमेट ना पहनें।
लोग पुलिस की चालान से बचने के लिए हेलमेट पहन लेते हैं और जैसे ही पुलिस गई फिर हमने निकाला और साइड में हैंग कर दिया, वो एक्सीडेंट का बहुत खतरा रहता है। सर, ये तो ओवरऑल डिस्कशन था। मैं बेसिकली भूप सिंह जी आपसे आपने 5,20,000 बच्चों को ये मैसेज दिया है, इनको ये गुण सिखाया है यातायात के बारे में, बहुत बड़ा काम है सर, सैल्यूट करता हूँ आपको आपके इस काम के लिए। लेकिन आप यूपी में अपनी इस सामाजिक कार्य को जो है आप यूपी के हर एक गाँव-गाँव और हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा रहे हैं। आपका ये एफर्ट हम इंडिया तक कैसे पहुँचाएँ? तो क्या आप कुछ ऑनलाइन ऐसी भी कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँच सके? क्योंकि सभी की चाहत होती है कि नॉलेज सभी को लेना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि यातायात के बारे में सभी को जानकारी मिले क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर। तो आप क्या कुछ ऐसा ऑनलाइन भी एजुकेशन या कुछ ऐसा टीच करने की कोशिश कर रहे हैं आज के टाइम में भूप सिंह जी? जी, अशरफ जी बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम सभी के बीच में पहुंचकर अपनी बात रखें क्योंकि जीवन सभी का इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी आपने सुना होगा कि अखबार पढ़ा आज बहुत बड़ी घटना हो गई, 10 लोग मर गए, 30 लोग मर गए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर किसी का व्यक्ति एक ही मरा है तो वो क्या कम बड़ी घटना है? जीवन सभी का बराबर है। तो हर घटना बड़ी होती है। तो अली सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं आपसे ही आज प्रेरणा लेके और जन जन तक इस सब्जेक्ट को इन बातों को पहुंचाने के लिए ताकि हमारे देश के युवा और सभी सुरक्षित रहें, मैं बिल्कुल आपकी प्रेरणा से और आपके सहयोग से मैं इसको आगे जन जन में पहुंचाऊंगा। बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं, जब भी आप मुझे हुक्म करेंगे आपका हुक्म की तामील की जाएगी। सर बेसिकली मेरा कहने का सेंस ये है कि आपने यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपनी जो है यातायात के बारे में बच्चों को बताया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी चीजें हर देश हर राज्य के स्कूलों में जो है ये मैसेज जाए और बच्चों को ये सिखाया जाए कि यातायात के नियम का वो किस प्रकार पालन कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर और तो, मैं आपके हुक्म की जी मेरा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का है सर कि आज के टाइम में जैसे अभी राजू जी ने क्वेश्चन किया था कि पीछे वाले ड्राइवर्स को आप हेलमेट पहनने का क्यों नहीं अलाउ करते हैं या लोग हेलमेट से इतना भागते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? क्या आप तो पुलिस में हैं, आपने देखा होगा, आप यातायात के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता रहे हैं। ऐसी क्या कोई डर है लोगों के अंदर जो हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं? क्या हेलमेट लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है? क्या समाज में ऐसी सोच क्यों नहीं है सर? कुछ तो ऐसा आपने कुछ तो महसूस किया होगा अपने 20-25 साल के कैरियर। जी, इसमें सर 21 साल में तो मैंने इसकी सेवा शुरू की है और इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। इसका जो हमारे 16 साल से लेके और 20-22 साल के जो हमारे यंग हैं, वो हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि उनका ये चाहत होती है कि हमें सामने वाली कोई देखे। तो हेलमेट लगा के जब उतारते हैं तो जो रियल फैक्ट है सर, रियल कि हेलमेट लगाने से कुछ कभी-कभी बाल इधर-उधर दब खराब हो जाते हैं। जी हाँ, तो जब वो उतारते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाली देखेगी और ये कहेगी कि ये तो बिल्कुल ये भी कोई बंदे हैं, देखिए मतलब ये बेकार के लग रहे हैं, इन्हें मांग भी नहीं काटनी आती है। तो लोग सामने वाली को, जो रियल हमारे युवाओं का फैक्ट है, वो सामने वाली को जो युवा है उनका तो और कोई कारण नहीं है, उनका यही कारण है कि हमें देखने वालों को हम अच्छे नहीं लगेंगे, वो हो सकता है हमें पसंद ना करें। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हेलमेट उतारेंगे। अगर आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है कि पहले फोर्स में ही बालों को कम रखा जाता था, अब एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। कभी कभी हमारे युवा बहुत अच्छी शुरुआत भी करते हैं कि हमारे ज्यादातर युवा बिल्कुल बाल जीरो रखते हैं। जब बाल जीरो रखते हैं तो वो अगर उनकी थोड़ी भी पर्सनैलिटी ठीक है तो वो यही लगते हैं कि ये फोर्स में होंगे और सामने वाला कहता है जय हिंद। तो बाल अगर कम है तो हमारे बाल खराब ही नहीं होंगे। और अगर जिनको ज्यादा बाल रखने का शौक है वो ज्यादा बाल रखे, कोई बात नहीं है, उसकी चोटी भी बना सकते हैं, हमें उससे उनकी पर्सनल लाइफ पर कुछ नहीं कहना है, बट वो हेलमेट जरूर लगाएं और एक बड़ी सी कंघी रखें साथ में। आजकल बच्चे जो अपना एक बैग रखते हैं, पिट्टू बैग, उनसे मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है कि मैं अपने बैग में बटन,
कंगा, पानी और सुई, धागा, बटन रखता हूं ताकि कहीं बीच में टूट जाए, ब्लेड रखता हूं, रबर रखता हूं, पेंसिल रखता हूं, तो वो भी अपने साथ कंघी रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। अगर मांग खराब हो जाएगी तो हम पानी और तेल डाल के काट सकते हैं। लेकिन अगर हमारा युवा सड़क पे गिर गया और हेड इंजरी हो गई तो हम इस युवा को बचाने में बहुत सारे काम करते, बहुत सारी प्रॉपर्टी बेच देते, तब भी हम अपने युवा को वापस नहीं ला पाते हैं। बहुत सही तो कहा, हमारा बहुत सही तो कहा। हम यही चाहते हैं कि वो हेलमेट लगाएं और उनकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको उतार के रख दें, जब अपने स्थान पे पहुंच जाएं तो फिर कंघी कर लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कहना यह है कि जो युवा होते हैं वो अपने स्टाइल और उसके लेकर के हेलमेट नहीं पहनना जी चाहते। जी जी, और इनका मैं कोई अपनी खास बातों को इश्यू जरूर हमें जारी नहीं दिखता। रखूंगा। मैं अपनी बातों को जारी रखूंगा सर। मेरे पास और भी एक दो क्वेश्चंस है, मैं चलता हूँ सीधा अपने होस्ट रौनक जी के पास। रौनक जी, जी जी प्लीज आप, ओवर टू यू। मैं दोबारा जरूर आपसे 2 मिनट लूंगा इनसे एक दो क्वेश्चंस करने। जी जी भूप सिंह जरूर जी जी जरूर। भूप सिंह यादव जी, हमारे दर्शकों की तरफ से एक सवाल है कि आप ट्रैफिक सिग्नल और रोड साइन के बारे में थोड़ा बताएं। दीपक कुमार जी हमें जी इलाहाबाद से लिख रहे हैं, तो इसके बारे में जी। दर्शकों को बताएं प्लीज। तो देखिए, अगर दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी आपका, हमारा सबका कर्तव्य है कि अगर हमें देश में अपना जीवन जो जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा, अकारण जा रहा है, अगर उसको बचाना है तो हम सबको मिलकर नियमों का, जो सड़क के नियम हैं, सुरक्षा के नियम हैं, उनको हमें अपनाना पड़ेगा। अब आती है बात लाइट की, रोड सिग्नल्स की। तो मेरा कहना है कि अगर कहीं चौराहे पर इन बत्तियों का प्रयोग होता, सिग्नल्स उपलब्ध हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि अगर आप जा रहे हैं, रोड के चौराहे के पास पहुंच रहे हैं और अगर लाल बत्ती है तो प्लीज प्लीज आप उसका, रोड का, उसका वेट करें जब तक आपके लिए लाल बत्ती के बाद आपकी तैयारी के लिए, रेडी होने के लिए पीली बत्ती, येलो बत्ती जब जलेगी तो आप अपना वाहन तैयार कर लीजिए, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए चलने के लिए। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब तक लाल बत्ती ऑफ नहीं हुई उसी से पहले निकलना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं जो मैंने अभी अनुभव की है कि जहां बत्तियां लगी हैं, अगर उनका हम पालन नहीं करते तो हम सीधे उसके मौत के मुंह में अपने को जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं। क्यों? कि अगर आपके साइड रेड बत्ती जली हुई है तो निश्चित है कि दूसरी तरफ हरी बत्ती जली होगी, और जिसको हरी बत्ती जली होगी, आप लाल पे नहीं रुकना जा रहे हैं, और जिसको हरी बत्ती जली है तो वो तो अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, वो तो कहेगा कि हमारी हरी बत्ती जल रही है, तो वो तो रुकेगा नहीं, वो तो जल्दी से जल्दी लाल बत्ती होने से पहले निकलना चाहेगा। और अगर आपने सोचा कि अभी 2 मिनट है, अब लाल बत्ती हो गई, अभी तो बस 1 मिनट हम देखते हैं कि उस पर 32 सेकंड चलते रहते हैं, 3 सेकंड अभी हैं बाकी, और लोग चलना शुरू कर देते हैं, ये अपने को मौत के मुंह में ढकेलना है। तो जब भी अगर बत्तियां अगर नहीं है तो एक बार चल जाएगा, उस समय ये मानता व्यक्ति कि चौराहे पे कोई भी आ सकता है तो स्लो बाहर निकलता है। लेकिन जब बत्तियां अपना काम करती हैं, अगर जिधर ग्रीन सिग्नल है तो उधर वाले को कोई सोचने की फुर्सत नहीं है, आपको रुकना ही है, रुकना ही है। जब तक हरी बत्ती नहीं हो जाती है तब तक आप चौराहे को बिल्कुल क्रॉस करने की सोचे नहीं। अगर सोचते हैं तो आप अपने साथ अपने सारे परिवार को एक ऐसे दलदल में झोंकने जा रहे हैं जिसकी कोई कामना नहीं की जा सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि जहां बत्ती उपलब्ध है तो आप निश्चित ही वहां बत्तियों का अनुपालन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग, बत्ती जल रही है लाल और देखा कोई नहीं है, अरे भाई कोई क्यों नहीं है, लाल बत्ती जल रही है, कोई है नहीं, वो उसके सामने अगर 5 सेकंड है तब तक वो क्रॉस कर देगा और आप सोचते हैं अब क्या 5 सेकंड है चलो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ये आपके जीवन और परिवार के लिए बहुत ही उल्टा या अशुभ कह सकते हैं। तो पालन करना चाहिए उस बत्ती का, जो रूल है उसका पूरा ऑर्डर हमें कंप्लायंस करना चाहिए। यही हमारी सेहत और हमारे परिवार और देश के लिए अच्छा है। जी भूप सिंह यादव जी, हमारे पास हमारे और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए, मैं एक बार उनको फिर से लेना चाहता हूं। हमारे साथ बबीता कोमल जी नलवाड़ी से है, लिखती हैं कि सर, एक लेखिका होने के नाते मैं चाहूंगी कि शिक्षा तुल्य के मंच पर जो भी समाज सेवी आते हैं उनके बारे में एक लेख भी लिखा जाए, तो उन लोगों को जानकारी पहुंचे जो पढ़ने में रुचि रखते हैं। जी हाँ बबीता कोमल जी, हम एक छोटा सा परिचय तो जरूर दे देते हैं
और पूरा परिचय इसलिए भी नहीं दे पाते हैं कि कार्यक्रम के तहत पूरी बातचीत हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आगे से हम आपकी सलाह मानेंगे और इनसे जो हमारा समाज, जो हमारे गेस्ट आएंगे उनसे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट्स हम कोशिश करेंगे अपने पेज पर डालने का। दर्शकों को बता दें, बबीता कोमल जी नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी लेखिका है और हमारे शिक्षा तंत्र की वरिष्ठ सलाहकार भी है। मैडम आप हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ राजू मनियार जी जो बार बार स्वागत करते हैं, ये हमारे कार्यक्रम के बहुत ही साथ साथ जुड़े रहते हैं और आपके हर एक बात पर जो उनका स्वागत आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद राजू मनियार जी। प्रशांत मलिक जी इंदौर से जुड़े हुए आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ मीनाक्षी अली जी लिखती हैं, आपके समझाने का तरीका बहुत ही गजब है, अहमदाबाद से आपके साथ जुड़ रही हैं। प्रदीप कुमार पांडे जी भी लिखते हैं, बेहद सुंदर तरीका है सिखाने का। प्रदीप कुमार पांडे जी सिलीगुड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ दीपक कुमार जी, जिनका सवाल था वो आपके सवाल से वो काफी आपके जवाब से संतुष्ट हुए होंगे, दीपक कुमार जी। सविता रानी मलिक जो है वो काठमांडू से जुड़ी हुई हमारे साथ, आपका स्वागत करती हैं और लिखती है कि ट्रैफिक अवेयरनेस पर सोशल सर्विस का ये काम बहुत ही जबरदस्त है, आपको सैल्यूट करती है सविता रानी मलिक जी। रोशन भगत जी रोटी बैंक के अध्यक्ष है, वो सहरसा से जुड़े हुए हमारे साथ, आपको नमस्कार करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक और भी जुड़े हुए हैं, मैं सबों का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है। एक दो मैसेज जो हमारे व्हाट्सएप से आ रहे हैं मैं उनको भी एक बार करना चाहूंगा। हमारे साथ इंदौर से इंदु मलिक जी जुड़ी हुई है, कहती है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के तहत मिल रही है। शिक्षा तरु और भूप सिंह यादव दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंदु जी। हमारे साथ पटना से पुनीता कुमारी जुड़ी हुई है और काफी सराहना कर रही है कि बहुत ही नेक कार्यक्रम शिक्षा तरु के मन से हो रहा है और आपका बहुत बहुत स्वागत करती है पुनीता जी। और इंदु जी अगर आप कार्यक्रम देख रही हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। भूप सिंह यादव जी हमारे पास 8-10 मिनट और लगभग शेष बचे हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं सभी को सैल्यूट करता हूं, सभी को जुड़ने के लिए और सुनने के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं इसी तरह अपनी ऊर्जा को बढ़ाता रहूंगा। आपसे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और मैं देश सेवा इसी तरह करता रहूं। जय हिंद। भूप सिंह यादव जी हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप 20 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं इससे जुड़ा हुआ कोई यादगार क्षण बताइए, आप जो आपके दिल में हमेशा बस गया हो, मन में हमेशा चिन्हित हो गया हो, कोई ऐसा क्षण बताइए अपने कार्यक्रम के दौरान। बहुत सारे क्षण आए सर, और सबसे बड़ी बात है कि जब सेवा करके निकलते हैं हम स्कूल से, तो जो उनके पहले हमारे जाने से पहले जो एक उनके दिमाग में जो पुलिस की एक नकारात्मक छवि होती है वो बसी हुई होती है, लेकिन जब मैं काम करता हूं तो वो बिल्कुल चेंज हो जाती है उनके अंदर और वो एक इतना प्यार करते हैं हमको कि मैं यही चाहता हूं कि मैं स्कूल में ही खड़ा रहूं। और मैंने कई बार ऐसा देखा कि जब हम गए तो लोग हमसे कट कट के दूर टच न हो जाएं कहीं, और जब मैं लेक्चर दे के निकला तो उन्होंने देख लिया कि सर किस गेट से जा रहे हैं, तो उसी गेट के किनारे मुझे मिले, किसी न किसी बहाने से वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। और एक अंतिम जो एक हम स्मरण आपको याद दिला रहे हैं कि अभी केंद्रीय विद्यालय दुलकुलसा गार्डन लखनऊ में पिछले वर्ष मैंने लेक्चर किया था 19 में, तो वहां की जो प्रिंसिपल मैम है वो चाहती हैं कि क्लास के समय कोई भी टीचर मुझसे मिलने नहीं आएगा, क्लास के बाद रेस्ट में, जिससे कि शिक्षण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो जब मैंने उनके यहाँ लेक्चर दिया और प्रिंसिपल मैम ने धूप में बैठ के मुझे 1 घंटा 45 मिनट सुना, तो मैंने नजर देखी कि धूप में पसीना चल रहा था, और महिला होने के नाते धूप और कम लोग पसंद करते हैं, महिलाओं का एक रुख होता है, मैं खुद नहीं धूप ज्यादा पसंद करता हूं, और 1.25-2 घंटा मुझको सुना। तो मैंने कहा कि मैम बोर हो रही होंगी, अब थोड़ा शॉर्ट करके बंद कर देते हैं, आपकी इजाजत हो। तो उनका कहना था कि अगर आपकी बातों से जो बोर हो गया वो बेकार हो गया, उसने कुछ पाया ही नहीं जिंदगी में, उसने कुछ जाना ही नहीं कि पुलिस और सेवा क्या होती है। आप और सुनाइए, मैं सुनूंगा। फिर मैंने 2 घंटे सुनने के बाद जब मैं उनके ऑफिस में बैठा तो वहां टीचर उतनी डांट खाने के बाद भी गेट पर खड़े और ये कहा कि मैम आज कुछ भी डांट लो, मुझे सर से 1 मिनट बात कर लेने दो। तो वो मेरे लिए बहुत ही जीवन के अच्छी ऊर्जा मिली कि मेरे काम से लोग इतने प्रभावित हैं, इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और मैं आपको बताऊं, मेरी स्पीड अभी कम नहीं हुई है इस काम के लिए। अगर मैं काम करता हूं डेली तो मैं लोगों से कहता हूं कि व्यस्त रहो और मस्त रहो, देश के लिए कुछ न कुछ करते रहो, फिर देखो कितना आनंद आता है इस जीवन में। जीने की कला सीखो, तो देश की सेवा करने में बहुत आनंद आ रहा है।
बहुत मुझे प्यार मिलता है। मैं उसको लिख भी नहीं सकता, राइटर नहीं हूं, लेकिन राइटरों की कुछ मुझ पे छींटे पड़ गए हैं, तो मैं अपनी वाणी से ही व्यक्त कर देता हूं कभी कभी उन इन्हीं छोटे शब्दों से। अशरफ, आपके पास कुछ सवाल है? आप बता रहे थे आपके पास, आप एक दो सवाल और कर ले, हमारे पास समय कम है। अशरफ, सवाल तो मैं सोसाइटी के लिए बेसिकली जानना चाह रहा हूँ कि भूप सिंह जी, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारी सोसाइटी को कि किस प्रकार, जैसा मैंने इनिशियली बताया था, हमसे बातचीत हुई है कि इम्पोर्टेंट, लाइफ तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप समाज में अपनी खुशियां, यातायात के बारे में नॉलेज का स्प्रेड कर रहे हैं, तो आप समाज के युवाओं को और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने थ्रू कि हम क्या करें आगे, किस प्रकार से अपने जीवन और यातायात के बारे में सोच करके, समझ करके लाइफ को आगे बढ़ाएं? उसके बारे में आप बताएं सर, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इम्पोर्टेंट ये है, आप क्या बताना चाहते हैं? अशरफ अली सर, मैं आपको शिक्षा तरु के मंच के माध्यम से देश के सभी नौजवानों, युवाओं और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारी महिलाएं हैं, ये भी हमारी एक आधी धुरी होती है, इनके बगैर हम चल नहीं सकते। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हम कुछ भी करें, कोई भी कला है, वो कला तभी सुंदरता होगी, तभी खिलेगी, तभी फले फूलेगी जब हम शरीर से आत्मनिर्भर रहेंगे, तभी वो कला हम विकसित कर पाएंगे, प्रदर्शन कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे। तो हमारा सभी से ये कहना है कि शिक्षा तरु के मंच के माध्यम से आज आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का और जन जन तक मेरी बात पहुंचाने का, और इसको अशरफ अली सर के आदेश के मुताबिक इसे जन जन में पहुंचाने के लिए सर का सहयोग लिया जाएगा, इसे ऑनलाइन किया जाएगा। और इस पे हम अब तक अगर 50 महीने की छुट्टी दे चुके हैं, तो ये छुट्टी हम नहीं दे चुके, हमने बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं किया है। हमने देश के नौजवानों को बचाने के लिए, हमें ये खुशी है कि हमारे नौजवान अगर सुरक्षित रहेंगे तो वो देश सेवा किसी भी रूप में, डॉक्टर बन के, मास्टर बन के, कलाकार बन के, ऑलराउंडर किसी भी सब्जेक्ट पर खिल के, फूल के हमारे देश की सेवा करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। यही है कि शिक्षा तरु के माध्यम से जितने आज लोग जुड़े हैं, वो मेरी बात को कम से कम अपने परिवार में उनसे इतना कहें कि हमने आज ये बात सुनी है और ये हमके लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम देश की सेवा तभी कर पाएंगे जब आत्म शरीर से आत्मनिर्भर रहेंगे। वैसे तो हमारे देश के अमूल्य निधि है, शरीर न होने पर भी, विकलांग होने पर भी एक से एक बढ़कर सैल्यूट करने लायक मन करता है, उनको जिंदगी भर सैल्यूट करता रहूं। लेकिन फिर भी अगर आपके मम्मी पापा ने आपको स्वस्थ और बिल्कुल फिट तरीके से अवतार दिया, तो हम चाहेंगे कि अपने शरीर को सुरक्षित रखें और देश की आगे चल के अपने जिस आपकी रचना है, जिधर आपका रुझान है, उस देश में जाके देश की सेवा करें। जी भूप सिंह यादव, बहुत बड़ी बात बताई आपने सर। जी, मैं इस मंच के माध्यम से, मैं अपने इस मंच के माध्यम से सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये हमारा जो उद्देश्य है, शिक्षा तरु का उद्देश्य, समाज में एक चेतना फैलाने का, प्रेरणा फैलाने का, उस उद्देश्य में हम सफल हों। साथ ही साथ भूप सिंह यादव जी अपने कड़ी ड्यूटी के अलावा जो ये काम करते हैं, इनकी ड्यूटी भी कम करी नहीं है, 10 घंटा 12 घंटे की रोज की ड्यूटी होती है, उसके अलावा समय निकालकर जो ये समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, इनका भी मिशन पूरा हो और इनकी बात भी जन जन तक पहुंचे। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें, हमारे फेसबुक पेज से जरूर शेयर करें। भूप सिंह साहब, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा तरु के मंच पर आप आए, आपने बहुमूल्य समय दिया और आप इतना नेक काम करते हैं और हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए पूरे शिक्षा तरु परिवार की ओर से आपको बिग सैल्यूट। जय हिंद। हम आपके अगले आदेश के इंतजार में रहेंगे और हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मंच पर आकर लोगों से गुफ्तगू करने का, इतना प्यार मिला और क्वेश्चन भी किए। अभी तो बहुत क्वेश्चन है, अभी तो बात बहुत बाकी है, क्योंकि देश सेवा हमेशा। जी, एक बार फिर से हम आपको अपने कार्यक्रम में लेंगे और दोबारा आपको लेंगे हम लोग जरूर। जो प्रश्न बचे हमारे मन में, मैं उसको जरूर रखूंगा।
जी जय थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद। भूप सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय 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 हिंद भूप सिंह जी, जय हिंद। दर्शकों, हमारे साथ आज जुड़े हुए थे लखनऊ से हेड कांस्टेबल भूप सिंह यादव जी, जो अपनी कड़ी ड्यूटी के साथ साथ देश सेवा की ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों के बीच में रोड सुरक्षा और साथ ही साथ यातायात सुरक्षा के बारे में, सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। अभी तक लगभग 5 लाख 5.5 लाख लोगों से ज्यादा बच्चों और लोगों के बीच में इन्होंने चेतना फैलाने का काम किया है। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, समय इजाजत नहीं देता है, नहीं तो इस कार्यक्रम को और लंबा और आगे चलाने की हमारी इच्छा होती थी कि और आगे चलाएं इस कार्यक्रम को, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। हम आपसे अनुमति लेते हैं। मैं कुमार रौनक पटना से और अशरफ भाई अहमदाबाद से, हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। अहमदाबाद से अशरफ अली जी हमारे साथ हैं, दोनों आदमी विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर एक ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे जो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। तब तक के लिए पूरी शिक्षा ध्रुव टीम को, एक मुलाकात शिक्षा ध्रुव की टीम को अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।